Assalamu alaikum. Thank you so much, Hafiz Afzal Awaisa, for joining us. ये आज का हमारी this is a series of discussions. Basically, Peace Dialogue series and Faces Pakistan have collaborated to talk about not just the single national curriculum, बल्कि इतनी सारी discussions सुनने के बाद, after analyzing the discussions and observing these discussions as well, we think that इसके surrounding there are many challenges surrounding just the curriculum. कि सिर्फ curriculum की बात नहीं है, सिर्फ निसाब की बात नहीं है, बल्कि उसके गिर्द घूमने वाले सारे जो issues हैं, जैसे कि हमारा system है, हमारे parallel education systems हैं, हमारी youth की disillusionment है, हमारी teaching quality है, pedagogies हैं, learning outcomes पे जो सवाल उठते हैं, उन सारी चीज़ों से related हमने सोचा कि issue शायद सिर्फ single national curriculum से ज़्यादा बड़ा है, जो कि उसकी कुछ बुनियादी चीज़ें हैं और जो डिफरेंट हमारे पैरेलल सिस्टम्स हैं, हमें लगा कि हमें उसको भी एड्रेस करना चाहिए और वो पर्सपेक्टिव भी सामने लाना चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच. हाफिज साहब का मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ. He is now heading his own organization, which is the Rahnamai project, if I'm not wrong, if that's correct. एंड यूथ लीडर हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं और यूथ्स को बेसिकली डायरेक्शन देने में अपना किरदार अदा कर रही हैं. एंड ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग अ चेंज आल्सो इन द एजुकेशन सिस्टम. उस पर नज़रसानी भी करते हैं और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ आप इंगेज भी करते हैं. और यू आर ऑल्सो एन एटलस स्कोर ग्रांटी फ्रॉम 2018 एंड यू आर ऑल्सो एन एक्यूमेंट फेलो फ्रॉम 2019. और हमारा जो आज हाफिज साहब के साथ टॉपिक है, that is a youth perspective on public, private and madrasa education, and looking at the previous context before the single national curriculum, and now of course also keeping in view the context of the single national curriculum and what you see के आगे कैसे आपको लग रहा है कि ये चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएंगी. So अगर मैं से ये डिस्कशन शुरू कर सकूं, इफ यू आर रेडी, तो सबसे पहले तो हाफिज साहब हम जानना चाहते हैं आपकी लाइफ जर्नी के बारे में कि आप की क्या एज थी जब आपने मदरसा ज्वाइन किया, और क्या ये आपके पेरेंट्स की कंसिडरेशन थी या आपकी अपनी भी चॉइस थी इसमें शामिल, और इसकी वजूहात क्या थी मदरसा एजुकेशन पाने के लिए? क्या वो इकोनॉमिक रीजंस थी या रिलीजियस, या वर देयर एनी अदर फैक्टर्स that took you to this? First of all, thank you एलेन, मुझे चांस देने के लिए, इस टॉपिक पे बोलने के लिए. बहुत क्लोज है ये टॉपिक मेरे लिए, क्योंकि मैं काफ़ी अर्सा से इस टॉपिक इसी डोमेन में एजुकेशन में काम कर रहा हूँ. एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. जो आपने क्वेश्चन किया है, डेफिनेटली लाइक 5th क्लास के बाद जो मैंने जब मदरसा ज्वाइन किया, तो उसका अगर मैं देखूं तो शायद सोल, उसका जो एक कोर था, उसके पीछे सारा एक लॉजिक था, वो रिलीजियस था. मैं एक बहुत रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करता हूँ. जो फादर है, मेरी फैमिली है वो तबलीगी जमात से बिलोंग करती है. सो 5th क्लास के बाद जब मैं मदरसे की तरफ रुझान हुआ, तो उसमें डेफिनेटली मेरी बहुत ज़्यादा विलिंगनेस थी, क्योंकि आप जिस इन्वायरमेंट में बड़े हो रहे होते हो, जिस इन्वायरमेंट में पलते हो, आपको उन्हीं चीज़ों की तरफ राग़िब होते हो. बड़े शौक के साथ मदरसा सिस्टम ज्वाइन किया, बट अगेन वो जब आप बाहर से आपको बहुत जो है ना, एक लगता है कि बहुत ईजी है चीज़, मदरसा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक विद इन 1 मंथ मैंने भागना शुरू कर दिया मदरसा एजुकेशन से. मैंने डिफरेंट बहाने मारने, छुट्टियां करनी, मदरसे नहीं जाना. एक क्योंकि मार का डर था वहाँ. डेफिनेटली जब हम लोग पढ़ते थे तो एक मदरसों में पाइप यूज़ होता है बेसिकली, वो स्टिक नहीं यूज़ होती, जो स्टिक यूज़ नहीं कर सकते, तो वो डर था. लेकिन ग्रेजुअली एक होता है कि अचानक आपको दोबारा क्लिक करना कि नहीं, मैं जितना मर्जी भाग लूँ, ये इसी तरह रहना है, बट देयर इज समथिंग जो कि मैं कर सकता हूँ. आई थिंक 6 मंथ की इस स्ट्रगल के बाद जब मैंने उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया, तो वो एक बहुत खूबसूरत प्रोसेस था मेरे लिए. और
अगर मैं कहूँ कि मेरी जितनी भी एथिकल वैल्यूज मेरे में एक ग्रूमिंग आई थी वो मदरसा सिस्टम से आई थी। बहुत से उसके कॉन्स भी हैं, बहुत से प्रोज भी हैं। हमें एक स्लोगन अगर इस सेंस में देखा जाए, एक स्लोगन हमेशा कहा जाता था कि बाद बानसीब बेद बेनसीब, तो बड़ों के साथ किस तरह बात करनी है, कैसे बिहेव करना है। जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, एक अच्छी पोजीशन थी फैमिली की। मैं किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, वर्ल्ड के किसी भी इंस्टीट्यूट में जा सकता था, बट मैं मदरसे में था। कोई फ़ी नहीं थी, कोई खर्चा नहीं था, एक एनवायरनमेंट में पढ़ना। वहाँ हमें हर थर्सडे, मैं जिस मर्जी बैकग्राउंड में था, मस्जिद के वॉशरूम्स को साफ करने से लेके मस्जिद में जूतियाँ सीधी करने तक, और मदरसे में एक ड्यूटी लगी होती थी कि इस टाइम सफाई आपने करनी है, तो वो सारे काम किए हैं। उसने शायद मेरी पर्सनैलिटी में ऐसी ऐसी वैल्यूज़ को शायद कह लें कि डेवलप किया है कि अब मैं किसी फर्श पे सोऊं या किसी भी जगह पे सोऊं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। I can adjust in any atmosphere, anywhere, जहाँ भी मुझे एक चैलेंजिंग माहौल आएगा, वो उन चीज़ों का आएगा। बट ये तो थी लाइक, अगर मैं इसके मज़ीद आपको पैटर्न में लेके जाऊँ कि पैटर्न उसमें वो मदरसा सिस्टम की एक अपनी खूबसूरती है। अगर हम सिस्टम के लिहाज से देखें, थ्रू आउट द वर्ल्ड जहाँ भी मदरसे में आप हिफ्ज़ कर रहे हैं, वहाँ 16 लाइन्स का कुरान यूज़ किया जाता है। सो वहाँ तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सिंगल, आप जो सिंगल नेशनल करिकुलम जिस कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रहा है, मदरसों में ऑलरेडी उस पर काम चल रहा था। देन उनका पैटर्न सेम है कि आपने फजर के बाद जो है वो सबक सुनाना है, उसके बाद आपने जो है स्पारा सुनाना है। स्पारा से मीन होता है कि आपने जो पिछले जितने भी हिफ्स कर लिए हुए हैं, उनमें से एक हर रोज एक सुनाना, ताकि आपको याद रहे। देन आपने जोहर के बाद आकर देन आपको आपकी जो है ब्रेकफास्ट की ब्रेक होती है 9-10 बजे। उसके बाद आपको 11 से 12 बजे सो जाना है, और जोहर के टाइम आपने उठना है। जोहर के बाद आपने जो स्पारा अगले दिन सुनाना उसको याद करना है। सो असर के बाद आपने ग्राउंड में जाना है, आपने खेलना है। आप सारे स्टूडेंट जो है वो ग्राउंड में होंगे। मगरिब के बाद आपने जो सुबह सबक सुनाना, तो आप देखें कि एक पूरा स्ट्रक्चर है उधर, एक पूरा पैटर्न है, एक करिकुलम है, वो चल रहा है। लेकिन ये सारा कुछ बहुत खूबसूरत था, है अभी भी सिस्टम में। लेकिन जो एक कौन इसका मैंने देखा था, जहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि बहुत से जगहों पे हम वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। हमें उन चीज़ों का लाइक 3 साल तक मुझे नहीं पता था मैथ्स क्या है, इंग्लिश क्या है, और अदर जो थिंग्स हैं वो क्या है। दैन इसका सबसे जो मुझे एक और प्रॉब्लम नज़र आई, मैं अभी भी उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उसी सिस्टम से बिलोंग करता हूँ, बट अगर मेरी एजुकेशन, मेरी ग्रूमिंग मुझे वो चीज़ें एनालाइज करने की पावर नहीं देती, देन मेरा एज ए लीडर, एज ए यूथ लीडर कहलाना या किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना, उसका फ़ायदा नहीं है। तो शायद मैं सॉरी अगर आपकी बात ये इम्पोर्टेंट है, होल्ड दैट थॉट। मैं जब आपकी बात यहाँ पे काटना, आई वांट टू गो बैक टू द प्रीवियस पॉइंट। आप कह रहे थे कि साइंस, मैथ और इन सब्जेक्ट्स का नहीं पता था, लेकिन अभी आप ये भी कह रहे थे कि सिंगल नेशनल करिकुलम जैसी चीज तो ऑलरेडी वहाँ पे चली रही थी। सो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्या वहाँ पे मतलब ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते थे या क्या फॉर्मेट था? नहीं, सिंगल नेशनल करिकुलम के कॉन्सेप्ट की मैंने बात की है। मैंने ये नहीं कहा कि करिकुलम उधर ऑलरेडी अवेलेबल था। कॉन्सेप्ट की कि जितना भी मदरसा सिस्टम है ना, उनका सबका कॉन्सेप्ट एक जैसा है। वहाँ ये नहीं है कि कोई एलीट क्लास मदरसा है, कोई बीकन हाउस है, तो कोई कुछ है। अच्छा, मैं वहाँ जो समझ 60 लाइन्स का कुरान है, तो हाँ, ठीक है। उनका जो उनका फाइनल जितना भी डिसीजन होता है वो वफाकुल मदारिस की तरफ से होता है। सो जो एथिकल वैल्यूज हैं वो काफी हद तक, मैं उस कॉन्सेप्ट में कह रहा था कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम का अगर हम अभी मोटिव्स भी देखें, तो बहुत सी चीजें उस सिस्टम में ऑलरेडी थी। जो डिस्कनेक्टिविटी थी वो इस जगह पे थी कि जो साइंस, टेक्नोलॉजी और इन चीजों के जो है वो कंसेप्ट नहीं थे। लाइक कुछ मदरसे अभी एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली तलागंग में एक मदरसा है, वो इंटरनेशनल लेवल पर रोबोटिक्स में कम्पीट कर रहा है।
सो रुझान चेंज होना शुरू हुआ है उस सेंस में। जब मैं अपने लास्ट ईयर्स में था तो मेरे मदरसे में भी जो है उन्होंने एक टाइम फिक्स कर दिया था कि आपने इस टाइम में इंग्लिश, मैथ्स और ये कुछ नेसेसरी सब्जेक्ट्स की आपको ट्यूशन दी जाएगी। अच्छा, सो ओके। लेकिन जो जनरल ट्रेंड है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आपका वो जो मैंने आपको एक टाइमलाइन बताई है कि सुबह से शाम तक जो टाइमलाइन है वो ही है, आप ठीक है। दूसरी किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं राइट, होते। राइट। सो उसमें जो डिफरेंट पॉइंट्स, अगर अब मैं इस डेफिनेटली हर सिस्टम की एक अच्छाई भी है, एक बुराई भी है। तो उसमें जो हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मैंने आप एनालाइज किए हैं एक मैच्योर एज में आके, जो एक तो है टेक्निकल लिहाज से आपके करिकुलम से कि हम एक कट ऑफ डिशन है उस चीज से। देन एक एक्सट्रीमिज्म का पॉइंट भी बहुत उधर से निकलता है कि हम एक ही जो है पैरेलल्स में सोच रहे होते हैं, एक ही डायमेंशंस में सोच रहे होते हैं कि नहीं यही जो है यही एंड है। हम किस चीज को बुरा कह रहे हैं, हम किस चीज को बुरा कह रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या, ये हम कभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। माइनॉरिटीज के राइट्स क्या है, माइनॉरिटीज के साथ किस तरह बिहेव करना है, किस तरह उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, ये सारा कुछ शायद उधर से बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। देन वो वही बात है कि जब उस माइंड के साथ आज हम जदीद टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, फेसबुक पे या इन चीज़ों पे जो भी इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं वो उस वजह से आ रहे हैं। सो दैट्स वाई अगर इस मदरसे की सेंस में देखूं कि एक सिंगल नेशनल करिकुलम की कितनी इम्पोर्टेंस होगी उस चीज़ में, और उसके डेफिनेटली अगर हम उसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि सिंगल नेशनल करिकुलम में आ क्या क्या रहा है। तो मदरसा एजुकेशन से निकले और गवर्नमेंट एजुकेशन में चले गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं उस वक्त भी शायद अफोर्ड कर सकता था एक अच्छी एजुकेशन, बट मैंने गवर्नमेंट स्कूल को ज्वाइन किया, उसके स्कूल से टॉर्च पे बैठ के पढ़ना, उधर एक अलग किस्म की ग्रूमिंग स्टार्ट हो गई क्लास सीआर के लिहाज से। देन गवर्नमेंट स्कूल्स में डेफिनेटली एक एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल वो शायद फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट मेरे ख्याल से एजुकेशन का लेवल बहुत हाई था। उस माहौल में, उस चीज़ में जो चीज़ें थी वो हमने यही सीखी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जिस चीज़ पे मार के साथ भी फोकस किया जा रहा था, अगेन तरबियत पे बहुत फोकस था। अच्छा। जो एक दिन मैं सुन रहा था, वो काफ़ी फेमस जो हैं वो एजुकेशनिस्ट, मिस नासरा शायद उनका नाम है, तो वो यही कह रहे थे कि आज के दौर में जो है तालीम के साथ जो तरबियत का वर्ड लगता था वो ख़त्म हो चुका है। तो वो मैंने शायद अपनी गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन में देखा। मैंने मैट्रिक तक गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है, टॉर्च पे बैठना, देन प्रोफेसर्स के साथ वो अदब के साथ बात करना और खड़े होना, और उनको नेम कॉलिंग नहीं करनी, उनके उल्टे नाम नहीं ले बनाने, तो वो उस ऑडियंस में मैंने वो चीज़ देखा। डर था प्रोफेसर्स का, सम कम्युनिटीज जो है उनको लगता है कि शायद वो एक बुरी चीज़ है। हमने आज मार नहीं प्यार वाला जो कंसेप्ट लिया हुआ है, डेफिनेटली वो कुछ हद तक सही भी है, बट उसने बहुत हद तक हमारा तरबियत वाला फैक्टर अफेक्ट किया है किसी हद तक। वहाँ से निकला तो मैं गवर्नमेंट से जो है प्राइवेट कॉलेज में चला गया एफएससी के लिए। सो अब ये 3 जो है टेनोर्स थे मेरी लाइफ के, आप देखोगे कि इसमें कितना डिफरेंस आया। मदरसे में मैं अरबी पढ़ रहा हूँ, घर में मैं पंजाबी में बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में गया हूँ तो उर्दू चल रही है, पंजाबी चल रही है, बट साथ ही जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम में चला गया हूँ। सो बच्चा मैं किस टाइम स्टेबल हूँगा, मुझे तो इंग्लिश समझ ही नहीं आ रही। कैसे मैं उस एजुकेशन में जो है वो एक कह ले के प्रोग्रेस कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं आईसीएस, मैं आज कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, तो मुझे जो है वो कंप्यूटर की डिग्री लेनी है। तो जो मेरे प्रोफेसर्स हैं या वो जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे एजुकेशन का, वो तो बड़ा डिस्करेज करते हैं कि आईकॉम जो है वो इस तरह से है, आईसीएस जो है वो बहुत लो लेवल डिग्री है, एफए जो है वो बहुत लो लेवल डिपार्टमेंट है। हमने
एक मिथ बना दी कि जो प्री मेडिकल है और प्री जो है वो इंजीनियरिंग है वही है बच्चों हाँ के लिए। सो वो एक जो ट्रेजेक्टरी शुरू होगी कि हमने एक सप्लाई चेन शुरू कर दी कि बस एक ही तरह के लोग हम प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो ठीक है। उससे ये इफेक्ट आया कि हम चाहे जितने मर्जी ब्रिलियंट माइंड एक सिस्टम में डाल रहे थे, हम उनको रटा सिस्टम से गुजार रहे थे। आपने ये क्वेश्चन याद करनी है, आपने ये पार्ट छोड़ देना है, एग्जाम में ये आएगा। सो एक टाइम था कि आपको 800 मार्क्स भी स्कोर करना बहुत मुश्किल था। आज आपके 1100 में से 1090, 1085, 1099 मार्क्स आ रहे हैं। तो हमने आज के एजुकेशन सिस्टम से, इन चीज़ों से वो लर्निंग वाला कंसेप्ट निकाल दिया, क्रिएटिविटी वाला कंसेप्ट निकाल दिया, आर्ट निकल गया। जब आई रिमेम्बर जब मैं पढ़ रहा था तो ड्राइंग के जो सब्जेक्ट्स थे वो नेसेसरी थे। मैंने मैट्रिक तक ड्राइंग की बुक्स बनाई हैं, मेरे वो पेंट्स वगैरह किए हैं। सो आज के एजुकेशन सिस्टम में मैं वो क्रिएटिविटी नहीं देख रहा हूँ। तो वो कैसे आएगी? जब हमसे बड़े लोग पढ़ रहे थे तो मैं देखता था वो किस तरह अपने जो है वो उनके लिए प्रैक्टिकल्स के लिए स्ट्रगल करते थे, वो लैब्स में जाके टेस्ट करते थे। जब हमारा दौर आया तो हम उन लैब्स में जाके टेस्ट करने के बजाय हमें बता दिया जाता था कि आप इतने पैसे दे दोगे आपको लिखी हुई कॉपी मिल जाएगी और इस प्रोफेसर के पास अकेडमी चले जाओ, इस प्रोफेसर के पास आप अकेडमी चले जाओ, आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स लग जाएंगे। इसी तरह एक सब्जेक्ट होता था जो हम देखते थे कि जब हमारी बड़े जो है हमारी इवन मदर वगैरह जो होम इकोनॉमिक्स के नाम से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था बच्चों को, वो घरों से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना के लेके जाते थे। खत्म हो गया सारा कुछ। वो हमने इस टाइम जो कंटेंट में वो सारा कुछ डाला हुआ था वो बहुत ही हम मिस्टर चिप्स, शायद आपने भी वो पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, हमसे पहले लोगों ने भी पढ़ा है जिन लोगों ने एफएससी की है, उसका यूज कभी नहीं नजर आया। वो पूरा नॉवल हम पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं जस्ट फॉर जो है हमें स्कोर करने। अब अगर मैं इसको रिलेट करना शुरू करूं कि सिंगल नेशनल करिकुलम यही तो खत्म करने जा रहा सारा। उन्होंने कहा कि हम इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़ाएंगे, ना कि एज ए सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हमें रियलाइज करना कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। मैं 12 साल इंग्लिश पढ़ने के बावजूद जब यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी। मेरे अंदर इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं उन मॉड्यूल्स को कैसे सब्जेक्ट करूंगा। तो लैंग्वेज तो आपका बैरियर बन गया आपके लर्निंग में, हर चीज में। देन अगेन जब मैं यूएस गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, शायद मुझे इंग्लिश आती है, मुझे माहौल वो नहीं मिला उसको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। सो हमने इंग्लिश को कभी एज ए लैंग्वेज लिया ही नहीं था। तो नेशनल करिकुलम जो आपका सिंगल नेशनल करिकुलम उसको जो है कवर करने जा रहा है, अगर मैं इसको उससे रिलेट करना शुरू। राइट, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव जो है पर्सपेक्टिव रियली। हम मतलब कुछ चीजों पे आगे बिल्कुल आते हैं, आप अपने पॉइंट्स भी नोट करके रखें। और क्योंकि आपने जो अभी पहले बात की थी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म, वो भी एक बहुत कोर प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि एक जनरल डिस्कशन यही है कि मदरसा एजुकेशन से जो माइंडसेट बनता है वो एक पर्टिकुलर इसी तरह का वर्ल्ड व्यू प्रमोट करता है। तो वो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस में है, वी जस्ट कम टू दैट। लेकिन थोड़ा सा और जो आपकी जो आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं मदरसा की, उस पे चंद चीजें और जो हम पूछना चाह रहे हैं वो ये कि क्या और कितने आपके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और आप ये डे स्कॉलर के तौर पे थे या इन हाउस वहाँ पे 24 आवर्स रहने का वहाँ सिस्टम था, किस तरह का सिस्टम था, और लिविंग कंडीशंस कैसी आपने पाई वहाँ पे? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वहाँ इसी तरह जिस तरह यूनिवर्सिटीज में होता है कि डे स्कॉलर्स भी होते हैं और हॉस्टलाइट भी होते हैं। हाँ। और आई थिंक हॉस्टलाइट जो है हमसे ज्यादा प्रिविलेज होते हैं। ओके, उसकी दो रीजन है कि जो उधर फूड और डोनेशन जो आ रही होती है वो बहुत कंटिन्यूस आ रही होती है। हम वही बात है कि महीने में एक दफा अगर हम बकरे का गोश्त एक दफा खा रहे हैं तो वो डेली खा रहे हैं। उनके लिए डेली अवेलेबिलिटी है। सो अच्छा, तो उधर कुछ रूटीन इस तरह की होती है। मदरसा उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता था। मैं अभी हॉस्टलाइट का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ।
ठीक है। मदरसा चार्ज कुछ नहीं करता बच्चों से, कभी भी कितने अप्रोक्सीमेटली जिस स्टूडेंट्स मदरसे थे में आपके मैं टाइम पढ़ रहा पे? हूँ और मेरे टाइम पे अराउंड 150 स्टूडेंट्स थे हमारी मदरसे की कैपेसिटी के लिहाज से। उसको दर्सगाह कहते हैं हम क्लास को, तो 2 दर्सगाहें थी हमारी, और उसमें वो 150 स्टूडेंट डिवाइड थे। और उस होता ये था कि उसमें पूरे पाकिस्तान से लोग थे, डिफरेंट, कराची से, मुल्तान से, मुजफ्फरगढ़। जो डे स्कॉलर्स थे वो लोग जो है वो अपनी डेफिनेटली अपनी टाइमिंग के लिहाज से घरों को जा रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए, हर चीज़ के लिए। बट जिस तरह मैंने वो एक स्केड्यूल बताया था, अगर मैं होस्टलेट करता हूँ तो हाँ 9 बजे हमारी ब्रेकफास्ट की जो होती थी, तो अंदर ही वो सारा सिस्टम बना हुआ था, उनका शेफ जो अच्छा है वो हर टाइम मदरसे में मौजूद होता था। देन ठीक है उनको 2 टाइम उनका खाने का स्केड्यूल बना हुआ था कि आपने 9 बजे आपका जो है वो नाश्ता होगा, और देन असर की नमाज के बाद आपका खाना होगा। उसके बाद जो उससे आगे पीछे जो भी बच्चे अपना खाना चाहें, अपना करना चाहें, वो कर सकते हैं। इसी तरह उनको जो है जो उनकी रहने की फैसिलिटी होती है वो इसी तरह थी कि उन्हें वो जो दरसगाह बेसिकली है वही अल्टरनेटिवली उनके रहने की स्पेस थी। उनको अपनी जो है अलमारी वगैरह मिली हुई थी, उनके बॉक्सेस वगैरह होते थे, और उसी में उनका सामान वगैरह था। देन एनुअली जो है हर स्टूडेंट को जो है मदरसा ड्रेस प्रोवाइड करता था, सूट हर स्टूडेंट को प्रोवाइड करता था जो कि मदरसे में रहते हैं। इसी तरह उनकी डेफिनेटली कटिंग वगैरह के लिए हर 15 दिन बाद जो है वो उनको बार जो है वो विजिट करता था मदरसे में। सो उनकी हर चीज़ का एक ख्याल रखा जाता था। और उनके फूड का, मैंने वो एक चीज़ जो मैंने शुरू में कही कि सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि जितने प्रिविलेज वो फूड के लिहाज से वो लोग हैं, शायद हम डे स्कॉलर्स नहीं थे। तो हर टाइम एक डिफरेंट डिश के साथ वो उनकी तवाज़े की जा रही थी। तो जो डे स्कॉलर्स थे उनका ये होता था कि उन्होंने अपने टाइमिंग के लिहाज से जो है क्लास के टाइम के बाद वो मदरसे से उन्होंने चले जाना होता था। अब उन्हें इस सारी रूटीन में जो उधर लोग रह रहे थे, तो जिस तरह हमारे हॉस्टल्स में होता है कि हेड बॉय है या हेड गर्ल है, वो उसी तरह उधर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी कि इस डे पे इस बच्चे ने इस जगह की सफाई करनी है, इस डे पे इस बच्चे की गेट पे ड्यूटी होगी, वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस टाइम के दौरान जितनी भी एक्टिविटी अंदर होगी। और उनको फोर्स किया जाता था कि आपने 11 बजे सो जाना है, आपके अगर सोने का टाइम आप उठे हुए हो तो आपको उस पर सजा मिलेगी। सो इसी तरह जो है फूड के टाइम पे हर रोज एक टीम बनी होती थी कि इस डे पे इन लोगों की दस्तरखान की ड्यूटी है, इन लोगों ने बर्तन धोने, इन लोगों ने ये करना है। काम उन्होंने सारे अपने खुद ही करने होते थे, और जस्ट जिस तरह शेफ है या बार्बर ये एक्सटर्नल आते थे, बाकी उसको सर्व करना वो सारा कुछ उन स्टूडेंट्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थोड़ा सा ये अगर इतनी ज्यादा वहां पे ये था कि 150 स्टूडेंट्स को डेली खाना देना और आप कह रहे प्रिविलेज पोजीशन में थे, तो एनी आइडिया कि ये जो डोनेशंस थी, फंड्स थे, इसका सोर्स क्या होता था? मतलब डेली बेसिस पे 150 स्टूडेंट्स को सालाना मतलब करना केटर, बहुत ज्यादा ये खर्चा है। एंड और ये भी नहीं कि मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि डेली दाल चावल वाला हिसाब तो नहीं है, अगर डेली अच्छा खाना मिल जाए तो सोर्स ऑफ इनकम क्या रहा है इस मदरसे का? सोर्स ऑफ इनकम ऐसे जिनका अपना अगर देखें कुछ मदरसों ने शायद अपना कहीं इन्वेस्टमेंट्स की हो, बट मोस्टली जो इनका सोर्स ऑफ इनकम था, एक मदरसे की पर्ची चलती होती मंथली, लोगों ने कहा हुआ कि हम इतने पर मंथ इतना पे करेंगे आपको। कौन से लोग, लाइक मोहल्लेदार वो उनके घर सिर्फ में या जो पेरेंट मोहल्लेदार? डेफिनेटली जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो भी पे करते थे। फॉर एग्जांपल जब मैं उधर पढ़ रहा था तो डेफिनेटली एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, तो जब भी कुछ नीड होती थी वो हमें बता देते थे। तो मेरे फादर वो चीज़, अगर कूलर प्रोवाइड करना है या लाइट्स प्रोवाइड करनी, वो प्रोवाइड करती। देन कुछ लोग ऐसे थे इंटरनेशनली और नेशनली जो इस मदरसे से निकल चुके थे, और आप
अपने हाँ कारोबार हाँ चला हाँ रहे थे, बहुत अच्छी पोजीशंस पे थे। अलमनाई जिसको हम अलमनाई रिलेशन जो है वो मंथली पे सर्व कर रहे थे उसमें किसी को। देन जो उधर रहते हैं डेफिनेटली जो भी एक सदके का जो है बकरा वगैरह वो बड़े कंटिन्यूस पूरा एक ये शहर है, देन आउट ऑफ सिटी है, सो लोगों को कुछ भी कहीं भी डोनेट करना होता है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे या बाहर बैठे हैं, तो जो लिंकेज है, चाहे वो अगर वो अलमनाई है या वो रिलेशन है किसी भी तरह इस चीज़ का, तो वो फिर आपको जो कॉल करते हैं कि जी हम बकरा देना चाहते हैं, आप बता दें कितने पैसे, वो पैसे भेज देंगे। अब जो एक जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो मंथली जो रसीद है जिसको हम रसीद कहते थे कि मंथली उन घरों ने कहा हुआ था कि हम इतना देंगे, तो वो बहुत बड़ा एक चंक था जो कि साल में वो बना था, उनके घर में पर्ची जानी, वो पैसे मदरसे को आ जाए। फिर ये होता था कि लाइक वो कहते हैं कि जो रिलीजियस बिलीफ के लोग हैं सारे, जो इवन ये रिलीजियस भी लोग अपनी घर में एक कहते हैं बरकत के लिए या पढ़ाई करवाना, सो मोस्टली वो उसे मदरसे के टर्म में दावत कहा जाता है, तो मोस्टली दावत आई होती थी कि इस टाइम जो है ना आपने उधर जाके पढ़ाई करनी है और उधर आपका खाना है सारा। सो ये डिफरेंट जो है इन रिसोर्सेज थे जहाँ से इनका सारा आ रहा था। ठीक है। एकेडमिक एनवायरनमेंट किस तरह का था? आपने वैसे कुछ तो चीजों को पॉइंट आउट किया है, लेकिन एक इसी तरह चलता था एक रूटीन के हिसाब से, और लाइक सॉर्ट ऑफ टाइम टेबल सब्जेक्ट का क्या होता था? लाइक रिलीजियस एजुकेशन ही होती थी मॉर्निंग टिल इवनिंग? टाइमिंग्स क्या होते थे? डेफिनेटली लाइक उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता था, लाइक हम कुरान पढ़ रहे थे, दैट्स इट। ओके, मैंने ठीक जो है। मदरसा मैंने हिफ्ज किया हुआ है, हाँ हाँ, जी। सो हम कुरान पढ़ रहे थे, और उसमें ये होता था कि लाइक आपने उसके डिफरेंट पैटर्न्स बने होते हैं कि एक होता है सबक जिसको हम जो नया पार्ट है आज हमें याद करना। ठीक मैं है। कहता हूँ कि ये कुरान का ये पार्ट तो मैंने हिफ्ज कर लिया, बट ये रहता है तो वो सबक जो है वो हमने मॉर्निंग में सुनाना है, लेकिन जो हमने मॉर्निंग में फजर में के बाद फौरन सुनाना है वो हमने मगरिब के बाद शाम को याद करना होता था, मगरिब से इशा के टाइम था हमारे पास ठीक है। याद ठीक करने है। के लिए। ठीक सो है। इसी तरह जो एक पार्ट होता था कि स्पारा स्पारा हम उसको कहते थे जो हम ऑलरेडी सारा पीछे हिफ्ज कर चुके हैं, अब डेली उसमें से एक या दो हमने सुनाने हैं। सो उसको तैयार करने के लिए जो जोहर से असर का टाइम है वो हमने यूटिलाइज करना आता था। अच्छा तो उसमें लाइक जो पैटर्न यही होता था कि सारे एक साथ बैठे हैं और ऊंची आवाज में सबने पढ़ना है। सो एक ये लाइक उसमें एक पूरा प्रोसेस है कि आपने एक टांग पे बैठना है और आपने हिल के पढ़ना है, आप कभी भी स्टिल रह के नहीं पढ़ सकते। सो अगर आप स्टिल रहोगे तो आपको उस पर पनिश किया जाएगा, राइट। ओके। बिकॉज जैसे ही आप स्टिल होगे, आप स्टिल होने से आपका अटेंशन स्पैन चला जाता है, आपको नींद आनी शुरू हो जाती है और अच्छा। आप फोकस नहीं कर पाते हो। तो एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर था कि आप जो है एक टांग पे बैठोगे, एक टांग आपकी खड़ी खड़ी होगी और आप हिलोगे और फिर जो है ना सारा पढ़ोगे। तो ये उसका पैटर्न होता है सर। अच्छा, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। अभी थोड़ा सा ये भी हमें बताइएगा कि 5th क्लास तो वैसे छोटी ही क्लास है, तो इतना ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता ना कि आपको आउटसाइड ऑफ योर मदरसा जहाँ पे आप पढ़ रहे थे उसके अलावा और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होती हो किसी दूसरे मदरसे से, क्योंकि हमने हमारी कुछ जो डिस्कशंस हुई हैं और कुछ इंडिविजुअल्स के साथ जो पढ़ते रहे हैं या पढ़ाते रहे हैं मदरसों में, कुछ हमें ये भी बताते हैं कि नहीं, डिनाई भी करते हैं कि नहीं सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाती, हम तो दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं या पढ़ाते रहे हैं, या कुछ इस तरह की बातचीत। तो आपके जैसे मदरसे का एक सिस्टम था, लेकिन क्या उस पॉइंट पे आप इंटरेक्ट करते थे ऐसे बच्चों के साथ किसी जो दूसरे मदरसे में पढ़े हो, लेकिन वो आपको बताते हो कि नहीं हमारे में तो बाकी सब्जेक्ट भी हम पढ़ते हैं, मैथ्स साइंस वगैरह हम पढ़ते हैं? या आपकी उस पॉइंट पे, बिकॉज यू मस्ट बी वेरी यंग ऑफ कोर्स, जाहिर है 5 ग्रेड 5 में। नहीं, डेफिनेटली लाइक जैसे मैंने बताया हमारे मदरसे में वो शुरू हो गया था, एक सेक्शन बन गया था कि ठीक है। जो बच्चे वो क्लासेस लेना चाहते हैं वो लेंगे, और हम सारे इस कनेक्शन में भी थे। जिस तरह जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ डीपीएस में, वहाँ जो लोग हिफ्स कर रहे थे वो 7 क्लासेस भी अपनी ले रहे थे, वो प्रॉपर एक उस सिस्टम से गुजर रहे थे कि
उनका हिफ्स वाला एक टाइम होता था और एक उनका जो है स्कूल एजुकेशन का। देन उसमें एक और करिकुलम आ जाता है दरसे निज़ामी का। दरसे निज़ामी जिसको कहते हैं जो जो आलिम बनते हैं आगे फिर, जिसको जिसकी क्वालिटी एमए के बराबर है। अच्छा, ठीक है, यस। FAMA के बराबर जो है। हाँ, तो वो भी हमारे मदरसे में था। सो लाइक अब उसमें भी डिफरेंट जो है करिकुलम पढ़ाया जाता था, डिफरेंट टाइप का था वो करिकुलम सारा, जो कि दरसे निज़ामी का होता था। तो इसमें डिफरेंट लाइक 2 से 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो जो है हिफ्स वाला सेक्शन है, एक है तजवीद वाला सेक्शन है, जिसमें आप कुरान को समझते हो, पढ़ते हो। देन आ जाता है दरसे निज़ामी वाला, जिसमें ये सारा हम लिटरेचर पढ़ते हैं, उसका क्या कहते हैं, तो उसका वो लाइक वो आई थिंक 6 इयर्स का वो पूरा एक कोर्स है, वो सारा कुछ है। तो उसमें बड़ा डिफरेंट टाइप का करिकुलम होता है। देन एक हमारी जो स्कूल एजुकेशन है उसको आप इसके साथ अटैच करते हैं। तो ये डिफरेंट जो सेक्शंस थे करिकुलम के लिहाज से ये चल रहे थे, ये अभी दिन हमारे मदरसे में भी चल रहे थे। तो आपने किस स्टेज पे छोड़ा था फिर मदरसे को, किस ग्रेड के बाद छोड़ दिया था आपने? मैंने मैंने 5th के बाद मदरसा ज्वाइन किया था। और मैंने 3 इयर्स में अपना हिफ्स कंप्लीट कर लिया था। सो हिफ्स बेसिकली होता है कि हमने हिफ्स कंप्लीट कर हिफ्स हम कंप्लीशन इस तरह करते हैं कि एक दफ़ा हिफ्स करते हैं, देन उसको दोहराई करते हैं, उसी को जो हमने हिफ्स किया है उसको हम गर्दान कहते हैं। जब वो कंप्लीट हो जाती है तो मदरसा जो है एक जो नेशनल हमारा एग्जाम है वो वफाकुल मदारिस के अंडर होता है। हमने वो एग्जाम पास करना होता है। जब वो एग्जाम पास कर लेते हैं तो फिर हम जो है लाइक ग्रेजुएट कर जाते हैं। उसके बाद उसको लाइक अलाइव रखने का जो एक जरिया होता है, हम तरावियों में जो तरावियां पढ़ाते हैं उसमें वो सारा रिवाइज हो रहा होता है। तो मैंने हिफ्स के बाद फिर अपना जो है वो स्कूलिंग स्टार्ट कर दी थी दोबारा। स्कूलिंग स्टार्ट कर दी थी पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल से फिर आपने? जी। हाँ, तो आपके जैसे आप बता रहे हैं ना कि वहाँ पे भी सब्जेक्ट्स मेन वो स्टेज तक आप नहीं पहुंचे कि आप मदरसे में ही जो है अपनी जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स हैं वो शुरू कर देते, ये आपने नहीं किया, आप फिर गवर्नमेंट स्कूल चले गए? जी। मदरसों में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। लाइक जो उस वक्त हमारे मदरसे में या जो शहर में दूसरे मदरसे हैं उसमें कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था। और आई थिंक अगर मैं उसके साथ करता तो शायद जो आज मेरी लर्निंग है वो शायद उस तरह ना होती। सो काफी इफेक्ट करता है जब आप पैरेलल 2 किस्म की एजुकेशन को लेके चल रहे होते। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब आपने जो बात की थी ना एक्सट्रीमिज्म के ऊपर, थोड़ा सा हम अगर उस टॉपिक को अब टच कर सकें एज कंफर्टेबल एज यू वुड बी इन डिस्कसिंग दैट, कि ये जो परसेप्शन है आप के मदरसा एक एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू प्रमोट करते हैं, आप किस हद तक इसके साथ एग्री करेंगे और आप व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस पॉइंट बेसिकली? डेफिनेटली जब मैंने पढ़ा और इस पॉइंट को ले मैं बड़े अभी अगर ओपनली बोल रहा हूँ तो उसका पर्पस भी है कि मैं उस एक चेन का शायद पार्ट भी रहा हूँ। हम बड़ा प्राउड फील करते थे वो नारे मारने में सारे। और जब मुझे समझ आनी शुरू हुई, क्योंकि आपको होता है ना कि आप ब्लाइंडली एक चीज को बुरा कह रहे हैं, तो वो फिर हमें तो यही जो बताया जा रहा था, जो दिखाया जा रहा था, हमने तो वही मानना था ना, कि जिस तरह नारा है कि काफिर काफिर शिया काफिर। सो हम बड़ा सुनते थे, ठीक है। और हमें दिखाया जाता था बड़ा मतलब कि, और जो हम डिफरेंट मजालिस पे जो जलसे होते थे हम जाते थे जहाँ बहुत पावरफुल तकरीरें होती थी, सिपा सहाबा जो ये तंजीमें थी, ये लोग आते थे, मिलते थे उधर, ठीक है। ये बड़ा ओपन था। आई थिंक ये मुशर्रफ दौर था। आई ग्रेजुएटेड इन 2003। सो मैं इन लोगों से मिला हुआ हूँ, मौलाना अली शेर हैदरी, मौलाना आजम तारक, ये लोग जो हैं इनको देखा हुआ है हमने प्रैक्टिकली। सो जब वो उस एटमॉस्फेयर में आप ग्रो करते हो, वो तकरीरें वो सारा वो आपको अंदर से उभारती हैं, सारा कुछ आता है, ठीक है।
जो जहाद हमारा एक रुकन है इस्लाम का, बट इन सिचुएशन में वो एक प्रॉपर उसकी इंस्ट्रक्शन है, उसमें प्रॉपर बताया गया कि आपने माइनॉरिटीज को नहीं छेड़ना, आपने जो है वो क्या कहते हैं, बच्चों को कुछ नहीं कहना, औरतों को कुछ नहीं कहना, मजदूरों को कुछ नहीं। लेकिन जो हम देखते थे उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। सो वो एक जज्बा उभारता था आपका कि हाँ जी, कुछ भी कर जाए, मर मिटना है, ठीक है। तो ये बड़ा ओपन मतलब पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होता था। हम हमारे जो इदारे के जो प्रिंसिपल, जिसे मोहतरमा हम कहते हैं, बहुत दफा उनको वो पकड़ के लेके गए जेल में इसी चीज में। तो दैट उससे जो बच्चा निकलता है तो उसके लिए तो चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, वो शिया है, वो काफिर है, वो तो इस माइंड सेट से निकलता है कि मेरे अलावा किसी को जिंदा रहने का हक ही नहीं है। बट सरप्राइजिंगली आई डोंट नो खुदा की तरफ से था ये कि मेरे में जो स्किल्स जो है, तो इवन मैं एक ऐसी फैमिली में जो रिलीजियस जो एक तबलीगी जमात से बिलोंग करती है, उसके बावजूद जब मैं स्कूल में गया था, जब मैं मेरे घर, तो there was my like teacher जिशान लभा मसीह, सो वो मेरे बड़े फेवरेट टीचर थे। और इवन जब मैंने पूरे अपने क्लास इंचार्ज के साथ एक फाइट करके मैं उनके पास अकेडमी रखी थी, और बड़ा चिढ़ते थे लोग उनसे। एक मुझे तो क्वालिटी नजर आ रही थी, मैं तो उनके साथ आज भी उनके साथ कनेक्टेड हूँ, तो आज भी उनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है मेरा। बट आई वाज सरप्राइज कि जब मैं फर्स्ट मैं उनके पास पढ़ रहा था, तो क्रिसमस आया, तो मेरे इवन फादर सेट के, यार तेरे उस्ताद है, चल मैं तेरे साथ केक लेके चले। सो मेरी फैमिली रिलीजियस होने के बावजूद अगर मैं था, लेकिन मेरे फादर का जो एक्ट था मेरे लिए बड़ा इंकरेजिंग था। उसके बाद मैंने अपने लाइक 5 ईयर में उनके साथ अटैच रहा हूँ। सो स्कूल में लोग उनके साथ बाइसनेस करते थे, वो काबिल होने के बावजूद उनको प्रमोट नहीं किया जाना और उनका ग्लास अलग रखना, वो बहुत सी ऐसी उनके साथ होती थी, वो फील करते थे। बट वो मेरे से डिस्कस करते थे, वो मेरे से बहुत सी चीज़ें डिस्कस भी करते थे। मैं उनका एक स्पेशल स्टूडेंट में था। और उसके बाद मैंने अपने छोटे भाई को उनके पास भेजा। आज वो एक CSP ऑफिसर है। सो आज वही लोग जो कल उनके साथ बाइजनेस करते हैं, आज उनके आगे पीछे होते हैं। आज वही लभा मसीह है, वही सारा कुछ है। बिल्कुल। सो दिस इज समथिंग कि आपके बिहेवियर किस तरह चेंज हो रहे हैं। आपके लिए फिर टर्निंग पॉइंट क्या था? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सारी आपकी बात है। जाहिर है आपकी फैमिली से जो आपको इंकरेज किया जा रहा था, और आपकी अपनी एक सोच भी ऑब्वियसली एक शुरू से जाहिर है कुछ डिफरेंट था अंदर, जो आप हटे भी और आप गए हैं प्राइवेट स्कूलिंग की तरफ, और आप कुछ जाहिर है कुछ डिफरेंट ही करना चाह रहे होंगे। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ? कब आपने कैसे रियलाइज किया, क्या चीजें थी दैट मेड यू रियलाइज, और टर्निंग पॉइंट क्या था कि मदरसा ये प्रमोट कर रहे हैं, मैंने इससे हटके करना है, मैंने यूथ को एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाना है? टर्निंग पॉइंट लाइक कुछ एक जगह पे नहीं था, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। अगर मैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखूं तो मेरा जो लिंक जिशान साहब के साथ बना था, आई थिंक ही वाज द फर्स्ट वन जो कि मेरे लिए गैर मुस्लिम थे, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से। मैं उनके घर भी जाता था, उनके साथ लाइक वो एक प्रॉपर एक हमारा बहुत अच्छा एक उस्ताद शागिर्द का और दोस्त का रिलेशन बन चुका था। देन मैं यूनिवर्सिटी में गया, तो उधर मेरी एक क्लास फेलो थी, क्रिश्चियन थी। तो मैंने सिर्फ क्रिश्चियन के ये कम्युनिटी के ये 2 लोगों से इंटरेक्ट था, 3 लोगों से इंटरेक्ट था, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं था। बट इनके साथ मेरी बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग थी और एक बहुत हम्बल रिलेशन था। वक्त में साथ साथ में ये देखता, आप कहते हैं ना कि आप बड़े होते हैं तो फिर आपकी थॉट्स भी चेंज होनी शुरू हो जाते हैं। आई थिंक अगर मैं ये कहूँ कि यूनिवर्सिटी के पहले साल तक शायद मैं वही हाफिज था जो कि पहले जिस तरह बाकी मेरे फ्रेंड्स सोचते थे, एक्सट्रीमिज्म और सारा कुछ, वही सिपा साहबा, वही लश्कर जंगवी, वही सारी चीजें, वो थॉट्स प्रोसेस था मेरे अंदर। इसमें सबसे जो टर्निंग पॉइंट आया था व्हेन आई वेंट टू ग्लोबल यूथ एड प्रोग्राम। जब मैं उधर गया, मैं जिन लोगों के साथ ट्रेवल कर रहा था वो पाकिस्तानी ही थे, बट 11 के 11 लोग वो हिंदू थे।
वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी हिंदू के साथ, और मैंने पूरे 6 महीने उनके साथ ट्रैवल किया, लाइक बाय चॉइस, ये नहीं कि फोर्सफुली। हम 127 लोग थे, बट मैंने ग्रुप ही उनके साथ मेरा बन गया था, बहुत अच्छे थे। आज भी वो मेरे डिफरेंट एरिया में पाकिस्तान में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जो चीज जब आप एक कम्युनिटी से बाहर निकलते, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हो, तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मुझे मेरा कुरान क्या कह रहा है, प्रॉब्लम किधर आ रही है। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि मैं जब अपने हिंदू दोस्तों से इंटरेक्ट किया, जब डिफरेंट चर्च में जो पार्टिसिपेट किया, डिफरेंट जो है वो पास्टर्स के साथ मेरा जो है डिबेट्स हुई, हम लाइक यूएस में था, तो एक फैक्टर जो मुझे बड़ा विजिबल नजर आ रहा था वो ये था कि मैंने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ, मुझे ये नहीं पता कुरान मुझे कह क्या रहा है। उन्होंने गीता पढ़ी हुई थी हिंदुओं ने, लेकिन उनको ये नहीं पता था गीता क्या कह रही है। मैं कैसे अमल करूंगा, मैं कैसे उस इस्लाम को अपनाऊंगा जिस जो कि मैं क्लेम तो कह रहा हूँ पीसफुल है, लेकिन वो कैसे पीसफुल। सो मैंने बड़ा स्ट्रगल किया उस चीज़ के साथ। देन आई रियलाइज कि नाउ मुझे अपना आप को चेंज करने की ज़रूरत है, मुझे अपना थिंकिंग स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। कि अगर मैं मज़हब को ही बुनियाद बनाता हूँ, तो मज़हब मुझे ये कहता है कि मैं बच्चों को या किसी दूसरे रिलीजियस के लोगों को किसी की इबादत का को बुरा नहीं कह सकता, छेड़ नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। तो मैं हम लोग कर क्या रहे हैं? जो मज़हब आपको कहता है कि जंग के दौरान भी आपने बीमारों को, बूढ़ों को, बच्चों को और उन चीज़ों को नहीं छेड़ना, हम कर क्या रहे हैं? हम तो फतवे लगा रहे हैं उस चीज़ों। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देन वापस आके जो एक चेंज था वो बहुत विजिबल था इस सेंस में, स्पेशली माइनॉरिटी एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिटीज को एक्सेप्ट करना, जेंडर राइट्स, इन चीज़ों पे बात करना बहुत ओपन हो गया था। सो वो आज शायद बढ़ता और वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ और लर्निंग्स के साथ है। जहाँ बोलना है, जहाँ राइट है, वहाँ बोलना है। तो इस सारे प्रोसेस में जो मुझे सबसे ज्यादा मेरा साथ दिया एक चीज ने, वो ये था कि मेरी एक हैबिट है कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। तो जब आप इस चीज को अपना रहे तो डेफिनेटली वो झूठ ही था जो मैं अपनाया हुआ था। तो जब मेरा ये अकीदा है कि अगर एक चीज गलत है और कितनी मर्जी तुर्श है, मैं उसको कहूंगा और सही कहूंगा, तो फिर किसी को गुस्सा लगता है तो लगे, अगर वो सही के साथ नहीं रह सकता वो नहीं रहेगा। वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस रहा है हमारा भी काम करते हुए, इंटरफेथ हार्मनी में भी काफी काम किया हुआ है। और जब रिलीजियस लीडर्स के साथ बात करते हैं तो थोड़ी सुपरफिशियल सी बातें लगती हैं कि सबको अच्छी तरह रहना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। शायद क्योंकि उनमें ओवर द इयर्स टाइम के साथ जो है वो एक्सपीरियंस आ गया है, डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ इंटरफेथ हार्मनी के प्रोग्राम्स होते हैं तो इंटरैक्ट सॉर्ट ऑफ करवाया गया है। लेकिन रिलीजियस लीडर्स में बात होती है तो रियली लग रहा होता है कि सुपरफिशियल है और ऊपर से एक बात हो रही है, क्योंकि बुनियादी चीजों को शायद कंट्रोवर्शियल होती हैं, या जिन जिन जब मसाइल पे बात आती है और राइट्स बेस्ड इश्यूज की बात आती है, तब थोड़ी सी गोलमोल बात हो जाती है और असल बात पे शायद जो है वो फोकस नहीं किया जा रहा होता। और सिमिलरली जब हम यूथ के साथ बात करते हैं तो हमने यही रियलाइज किया कि अक्सर लोगों को, यंग लोगों को पता ही नहीं है कि शायद पाकिस्तान में क्रिश्चियन भी रहते हैं। अगर मदरसे में चले जाएं, बच्चे से पूछा जाए तो उसको शायद लगेगा कि पाकिस्तान में तो कोई मसीही है ही नहीं, मे बी ये अमेरिका में ही पाए जाते हैं मसीही लोग। तो कुछ इस तरह की भी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इंटरेक्शन कैसे लाई जाए, लाइक कैसे मदरसा जब हैं, ये एक रियलिटी है, एग्जिस्ट करते हैं, रेगुलराइजेशन के बारे में बात होती रही है इन द पास्ट, और सॉर्ट ऑफ आई थिंक कि रेगुलराइजेशन के पीछे इशू भी यही है कि आपने भी कहा कि वो कट ऑफ हो जाते हैं बिल्कुल, और किसी कोई एक्सपोजर नहीं मिलता। तो ये एक्सपोजर मदरसा को कैसे इनकरेज किया जाए कि वो एक्सपोजर लाएं, या डू यू थिंक कि इट्स गोइंग टू बी रियली क्लोज्ड, माइंडसेट क्लोज्ड ही रहेगा, ओपननेस आने के चांसेस जो हैं वो कम है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि चांसेस नहीं है। जिस तरह अभी मैंने तलागंग वाले मदरसे की बात की है, सो वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। इस तरह से और भी कुछ हैं जो कि हाईलाइट नहीं हुए। अब वहाँ
3 चीजें होती हैं कि आप वहाँ के हर स्टूडेंट को 3 लैंग्वेजेस जो है लर्न करना जरूरी है। अच्छा, इंग्लिश, अरबी और आई थिंक थर्ड वन उर्दू है शायद। उर्दू, ठीक सो है। ये हाँ, आपको ये आनी चाहिए, देन आप हाँ, जिससे में प्रॉपरली प्रेड, देन वो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा वेल अवेयर हैं। अभी उन्हीं के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पहले नेशनल कंपटीशन जीता है, अभी रोबोटिक्स में वो इंटरनेशनल तुर्की का जो है वो कंपटीशन जीत के आया है। हम्म, सो इस तरह की और भी मदरसे अवेलेबल हैं, जामिया नईमिया लाहौर में है, वो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। बट जहाँ तक आप बात करें कि इसको रिमूव किस तरह किया है, देखें अभी जो करिकुलम्स चल रहे हैं ना, जो हम पाक स्टडीज में पढ़ते रहे, चाहे वो मदरसा में थे, जहाँ जहाँ हमारे करंट इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन, उसमें तो बहुत से पॉइंट पे जस्ट हेट था डिफरेंट ठीक है। माइनॉरिटीज के लिहाज से। मैंने भी शायद वो पढ़ा है। हम्म, नॉट ओनली अबाउट लाइक माइनॉरिटीज, हमारे अपने सेक्ट्स जो है मुस्लिम्स के, उसके लिहाज से। हम्म, तो जब तक आप अगर मैं सिंगल नेशनल करिकुलम का एक मोटिव देखूं, तो उसमें बड़ा क्लियर है कि हमें एथिकल वैल्यूज को प्रमोट करना, हमें क्रॉस कल्चरल, क्रॉस रिलीजियस, क्रॉस प्रोवेंशनल वैल्यूज को ठीक जो है। है वो अपलिफ्ट करना है। सो दिस इज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा मिसिंग है किसी भी करिकुलम में। अच्छा, आप मुझे इस्लामियात तो पढ़ा रहे हो, बट मुझे ये नहीं बता रहे हो कि वही बात है कि मैं ये तो कह, अगर वही बात है कि मुझे एक चीज़ खानी है, वो क्यों खानी है, बाकी जो इर्द गिर्द दूसरी दूसरी डिशेस पड़ी हैं मैं उनको क्यों नहीं खा सकता हूँ, आप मुझे ये नहीं बता रहे हो, आप मुझे फोर्स कर रहे हो आपने यही खाना है। ठीक है, अगर मैं मैं आपसे यहीं इस्लामिया। पे सॉरी एक और क्वेश्चन भी पूछ सकूं, देखें क्योंकि जी। ये आपके दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज ये बात आप कर रहे हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम मदरसास के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, ये वाली चीज कि उसमें जो चीजें मिसिंग थी वो उन गैप्स को जरूर कवर कर रहा है सिंगल नेशनल करिकुलम के जो टॉपिक्स हैं और जो उसका एक हम्म, ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपने भी कहा, वो उसको अच्छी तरह एड्रेस कर रहा है जो गैप्स मदरसा एजुकेशन में पाए जाते हैं। अब आपने गवर्नमेंट स्कूल से भी एजुकेशन हासिल की हुई है और आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी, जाहिर है पहले जो टेक्स्ट बुक्स थी उसमें सारी चीजें पहले पढ़ाई जा रही थी, अच्छे तरीके से शायद पढ़ाई जा रही थी। सो क्या ये अटेम्प्ट, डू यू थिंक कि क्योंकि कुछ एजुकेशनिस्ट ने हमें यही बात की थी कि ये मदरसास को एक स्टैंडर्ड पे लाने की बात है सिंगल नेशनल करिकुलम के जरिए, लेकिन क्या पब्लिक स्कूल्स को भी उसी एम्बिट में फिर आना चाहिए? क्या पब्लिक स्कूल्स, ये एक एफर्ट नहीं लग रही कि ये सिर्फ मदरसास के लिए इम्प्रूव करने के लिए है, बट ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को कैसे हेल्प करेगा? अगर ये चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं वहां पे शायद एक स्टेप हायर होना चाहिए था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। तो ये मदरसास को ऊपर ला के बजाय क्या शायद दोनों को पैरेलल खड़ा किया जा रहा है या एक लेवल पे खड़ा किया जा रहा है? ये कैसे हेल्पफुल होगा? नहीं, आई थिंक शायद मैं थोड़ा सा इससे डिफर करूंगा कि ये पब्लिक स्कूल के लिए नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, देखें पब्लिक स्कूल की जो मैंने बात की, उसका स्टडी एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था जब मैंने उधर पढ़ा। तो वो जो कुछ पढ़ा रहे थे, लेकिन अगेन वो क्या पढ़ा रहे थे, वो वही जो डाटा सिस्टम हमें पढ़ा रहे थे। ठीक है। अगर आप सिंगल नेशनल करिकुलम के हम एक्टिविटीज को, मोटिव्स को देखूं, वहाँ क्लियरली मेंशन है कि वी आर गोइंग टू वर्क ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जो कि ठीक है। आपको एचईएसएम दे रहा है, जो कि आपको एलजीएस केजीएस टाइप के स्कूल्स दे रहे हैं, ठीक है। लर्निंग अलायंस जैसे स्कूल्स दे रहे हैं। सो हाँ। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो एक बहुत नया है इस मार्केट के लिए, इस सेक्शन के लिए। हम्म। देन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, रिसेंटली इंडिया ने जो अपनी पॉलिसी प्रेजेंट की है, उन्होंने क्लियरली जो है वो नेसेसरी बना दिया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए, कि उनको पाइथन लर्न करना जरूरी है। अभी तो हम उस लेवल पे, हमारा ऐसा जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उस लेवल पे पहुंचा ही नहीं है जो इंडिया ने नहीं। पॉलिसी प्रपोज कर दी है। पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करवाना बच्चों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, आपके किसी भी काम के लिए वो जरूरी हो गया है। तो जब हम बात करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाएगा उस नए करिकुलम के साथ, देन वो जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स और साइंस के ट्रेंड्स हैं उनको साथ लेके आएगा। तो ये तो हमारे पब्लिक सेक्टर से सारा खत्म हो चुका था, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी ये नहीं है।
प्राइवेट सेक्टर में भी एक क्लास बन चुकी है जो कि ये करवाती है, वाकई में करवाती है। ठीक है, आप एलजीएस के बच्चे को या एचईएसएन के बच्चे को या लर्निंग इस तरह के जो भी बच्चे हैं जो बहुत हाई लेवल पे फी जो है वो आपको चार्ज कर रहे हैं, आई थिंक वो शायद इस वैल्यू की कर रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल वो वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। दैट्स वाई लोग जो है वो उस तरफ जो है वो जा रहे हैं। एक टाइम था जब हम लोग अपना मैट्रिक कंप्लीट कर रहे थे, और उस वक्त ये सारा डाउन की तरफ जा रहा था जो पब्लिक सेक्टर का एजुकेशन सिस्टम है। एक टाइम था कि लोग कंप्लीट करते थे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। लोग जीसीयू लाहौर को एक टैलेंट हब मानते थे। आज वो ऐसे ही है, जो है उनको लाइक शायद उसकी वैल्यू ही नहीं रही। नो, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम काफी देर से जो है वो जाहिर है बहुत सारा क्रिटिसिज्म सुन रहे हैं सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर। आपका पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत यूजफुल है, क्योंकि जो एजुकेशनिस्ट हैं वो इसको एक डिफरेंट नज़र से देख रहे हैं। वो एक ओवरऑल क्वालिटी के जब पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक फर्क आ रहा है पर्सपेक्टिव। लेकिन आप क्योंकि दोनों सिस्टम से गुजर के निकले हैं और आप अभी भी यूथ के साथ काम कर रहे हैं, तो एक डायरेक्ट पर्सपेक्टिव आना बहुत यूजफुल है इस डिस्कशन के लिए। आई जस्ट लाइक टू जंप बैक नाउ टू द परसेप्शन ऑफ एक्सट्रीमिज्म कि यूथ ऐसी कौन सी चीजें आप अपने एक्सपीरियंस को मदरसा के साथ कैसे रिलेट करेंगे? आई मीन पॉजिटिवली ही उसको रिलेट करेंगे, क्योंकि अब आप इतने साल पीछे कर लें अपनी एजुकेशन में, आप हाउ वुड यू रेट दैट एक्सपीरियंस? आपके लिए कितना वो हेल्पफुल है आज मदरसा? आई थिंक जो आज मैं मदरसे के एक्सपीरियंस को अपना देखता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल वो लगा है जो मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। मैं कंप्लीट मतलब कि अभी तक जो कर चुका हूँ उसकी रीज़न वही, मैं दोबारा मिस नासरा वाली बात पे जाऊँगा कि आज के एजुकेशन सिस्टम में तालीम के साथ जो तरबियत का वर्ड था वो ख़त्म हो चुका है। और वो जो चीज़ थी वो मुझे मदरसे ने जिस तरह भी दी वो दे दी है। वो एक उसके कौन जो थे डिफरेंट, वो एक अलग थे, लेकिन उसको मैं रिजॉल्व करने वाला था। लेकिन वो जो मुझे पॉजिटिविटी मिल गई है ना, वो शायद मुझे कोई भी अदर इंस्टीट्यूट में, स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में डेफिनेटली उस तरह का एक टेस्ट मिला है मुझे, एक जो तरबियत वाला मिला है। लेकिन जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर में जाता रहा हूँ वो टेस्ट खत्म होता रहा है। आई रिमेम्बर कि हमारे क्लास में कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ, कोई चीज़ गुम गई या किसी ने बदतमीजी की किसी टीचर के साथ, तो मैं जो था वो असिस्टेंट प्रीफेक्ट था। मैंने अपने टीचर को कहा सर ये हो सकता है बंदा, तो जो मेरे प्रोफेसर थे उन्होंने क्लियर, उसने कहा हाफिज, वो पंजाबी में बात कर रहे थे, कहते हाफिज गल ये है कि किसी भी जरा ना गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे का काम नहीं है, साढ़े ही जरा स्कूलों पढ़िया है ना उस बच्चे का काम। अच्छा। सो ये उस प्रोफेसर का बिलीव था कि जो वो ना था वो मेरे साथ एक गवर्नमेंट स्कूल से आया था। वो कहते कि जो गवर्नमेंट स्कूल से बच्चा आया होगा उसकी ग्रूमिंग ये नहीं है, ये वो बच्चा है जो मेरे इसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है और ये उसी ने हरकत की है। सो हमने खुद देखा है कि एक बच्चे को एक प्रोफेसर ने कुछ कह दिया, अगले दिन वो 4 बंदे लेके आ गया। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल को कुछ कहने पे उन्होंने रास्ते में जाते उठा के नहर में फेंक दिया। ये वाकयात वो लाइक बड़े फेमस हैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के वाकयात। तो अगर मैं उस पर्सपेक्टिव में, उस तरबियत वाले में, मैं कहूँगा कि उस मार का, शायद उस डांट का, उस हार्ड वर्क का आज वो पे हो रहा है। वो वैल्यूज मेरे में इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं कि मैं आज किसी नुकसान की परवाह नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एथिकली जो है उन चीज़ों के साथ जो है वो जुड़ा हुआ हूँ। अगर आज मैं माइनॉरिटीज़ को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ या चीज़ों के लिए वॉइस रेज कर रहा हूँ, सिर्फ मतलब ये नहीं है कि मैंने, क्योंकि मुझे देखने का मौका मिला है शायद, लेकिन वो शायद वैल्यूज मुझे उधर से मिली थी कि सच बोलना है, बदतमीजी नहीं करनी किसी के साथ, चीज़ों के साथ सिंसियर रहना है, झूठ नहीं बोलना
ये सारी वैल्यूज तो उधर से बननी शुरू हुई थी जब मैं एक छोटा सा था, बच्चा था, उधर पढ़ रहा था। वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर दिस। आप बता सकती हैं प्लीज कि फिर आपकी मोटिवेशन क्या थी टू स्पीक अगेंस्ट रेडिकलिज्म? आपने एक्सट्रीमिज्म एक्सपीरियंस भी की, देखी भी, लेकिन आपको फिर ये भी मोटिवेशन मिली कि आप इससे हट के बात करें, आप इसके अगेंस्ट बात करें एक्सट्रीमिज्म की। ये मोटिवेशन कैसे मिली आपको, कहाँ से आई? उसमें एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इनजस्टिस। राइट। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी स्टेप्स लिए हैं उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन थी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मैं एक्सपीरियंस करके आगे जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई स्टार्टेड, लाइक मैंने 2011 में, अभी मैं खुद एक था जब मैंने एजुकेशन सेक्टर को ज्वाइन किया है, मैंने अपना फर्स्ट स्टार्टअप जब लॉन्च किया था तो उन बच्चों के लिए था जो एंटी टेस्ट की फी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एक पेन पॉइंट था मेरी सोसाइटी का जिसकी लोग केयर नहीं कर रहे थे। सो उस देन आपको कहते हैं ना कस्टमर फीडबैक, तो मैंने वो एक टाइम देखा कि जब माओ को मैंने झोली उठा के दबा देते देखा, तो कौन नहीं मोटिवेट होगा ऐसे इंसिडेंट्स में। ऐसे ऐसे वाकयात आंखों से देखे। एक बच्चा था, मैं अभी छोटा सा, अभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहा था जब ये सारा कुछ देखना शुरू किया। देन ये वक्त के साथ साथ इसी तरह लाइक टैलेंट है बच्चों में, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही। जिसके पास पैसा है वो अपॉर्चुनिटी ले जा रहा है, या जिसके पास पावर है वो अपॉर्चुनिटी ले रहा है। उस सिस्टम के साथ मैं लड़ना शुरू कर दिया। मैं वो एक लड़ने की जो आदत बिल्ड होती गई, एक टाइम ऐसा आया कि अब डर नहीं लगता कि रिजल्ट क्या आएंगे। अब सिर्फ ये एनर्जी है कि ये गलत हो रहा है तो इसको रोकना है। ठीक है, अगर मेरा फेलो एक अगर वो माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही जो मुझे दी जा रही, तो गलत हो रहा है। एक मेरा फेलो जो अफोर्ड नहीं कर सकता, या मैं हूँ अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जो अफोर्ड कर सकता है उसको मिल रही, बट मैं ज्यादा कैपेबल हूँ। माइंड में एक चीज बैठ चुकी है कि हाँ, इसलिए यूथ का अगर इस तरह की आपके यूथ पास सोचने लग जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। अगर यही मोटिवेशन आगे जैसे आप ऑलरेडी कर रहे हैं, खुदा करे आपका काम और बढ़ता जाए, क्योंकि ये इस तरह की मोटिवेशन अगर सारी यूथ में आने लग जाए, और तो फिर तो हम जिस तरह की यहाँ नेगेटिविटी सुनते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म हो सकती है। देखिए, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज ये है कि हमें एनालाइज करना है कि कौन वाकई में सच बोल रहा है। सच की बड़ी इंपॉर्टेंस है इसमें मेरे सारे प्रोसेस में। मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बनते हैं। ठीक है, मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन होता है कि किस चीज की मोटिव। अगर आपके पास, मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे, यंग लोग हैं जिनका अपना बैकग्राउंड कुछ नहीं है, कोई स्पीकर नहीं है, जस्ट पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग है या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, वो मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हैं। मैं उन लोगों को देख रहा हूँ जिनका अपना वो किताबी बातें आगे कर रहे हैं। आप ऑडियंस को रियलिटी से मैच नहीं कर रहे हैं। मैं लोगों को देख रहा हूँ वो वुमेन के नाम पे इतना कुछ अर्न कर रहे हैं, लेकिन रियल में वो सारा उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं लेकिन खुद हरेसर हैं सबसे बड़े। ऑनेस्टली ये जब तक हम इन चीज़ों को रियलाइज नहीं करेंगे कि हम जो स्टेज पे कह रहे हैं, जो टीवी पे कह रहे हैं, या जो हम लोग स्क्रीन पे आके कह रहे हैं, क्या हम खुद पे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं 10 ये भी कंप्लेंट्स आपकी चला लूं मोटिवेशन का बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर मुझे लग रहा है। आपकी सारी बात में ये भी आपकी काफी, ये भी टर्निंग पॉइंट ही है आई थिंक। या डेफिनेटली कि लोग जो है वो आके भाषण दे के जा रहे हैं, बट जब मुझे रियल में उनकी प्रोफाइल्स उनकी कंप्लेंट्स मिल रही हैं, तो जब मैं पूछता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि जी सोसाइटी है, आपको इस तरह चलना, चलें चिल करें, आप अपनी लाइफ एंजॉय करें, दूसरों की केयर क्यों कर रहे हैं। सो आप केयर का फैक्टर लूज कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि वही बात है कि वो अक्सर हम एक कहावत सुनते हैं कि एक बंदा जो है वो अपने मदर को जो है वो ओल्ड एज होम में छोड़ के और स्पीच देने जा रहा था मदर डे पे। राइट। सो आप देखें सोसाइटी इसी तरह चल रही है कि मैं
अपने मेरी फेसबुक पे देखूंगा तो मैं जेंडर जो है वो इक्वालिटी की बातें करूंगा, मैं माइनॉरिटी राइट्स की बातें करूंगा। जब मेरी बात आएगी कि मैं कहूंगा नहीं यार ये तो जो है वो क्रिश्चियन है, मैं तो नहीं इसके साथ बैठ के खा सकता, ये तो हिंदू है, मैं तो नहीं इसके साथ बैठ के ठीक है, ये तो मुझे टच नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह आप नारे बुलंद करोगे कि जेंडर राइट्स और वुमेन इक्वालिटी और फलाना, लेकिन जब आप देखोगे रियल में वो लोग खुद ही सबसे बड़े एक्सप्लॉइटर हैं यूथ के। एब्सोल्युटली, बल्कि मैं यहाँ पे मिसाल शेयर करना चाहूंगी आपके साथ भी, बिल्कुल आई थिंक रेलेवेंट ये कि फोर्स्ड कन्वर्जन, इंटरफेथ हार्मनी पे बात हो रही थी। ये फोर्स्ड कन्वर्जन का जब इशू आया, जाहिर है रिलीजियस लीडर्स की मैं पहले बात करी थी, वो पहले तो यही कह रहे थे कि नहीं सबको मिलके रहना चाहिए और माइनॉरिटीज के हकूक प्रोटेक्ट होने चाहिए। लेकिन साथ ही जब फोर्स्ड कन्वर्जन की बात आई तो कहा कि ये तो सॉर्ट ऑफ एक इमेज ऐसा दे रहे थे कि ये तो लड़कियां खुद कर रही हैं, खुद शादियों के लिए जो है यंग लोग ऐसे कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं अगर इसको फोर्स्ड कन्वर्जन का रंग दिया जा रहा है। तो उस इशू पे बात करने की इतनी विलिंगनेस ही नहीं लग रही थी, क्योंकि वो इतना कंट्रोवर्शियल था। तो यू राइट कि वो हिपोक्रेसी का एलिमेंट जो है और एक सॉर्ट ऑफ चीजों को मास्क करने का जो प्रॉब्लम है दैट एग्जिस्ट। देखिए आपने अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि लड़कियां खुद राजी हैं, तो आपने जो पॉलिसीज इतनी लेके आते हैं कि जी नवाज शरीफ की या किसी और की किसी ने तस्वीर अपलोड कर दी तो आपने सोशल मीडिया पॉलिसी बना दी, आप किसी की पिक्चर नहीं आती, तो व्हाई नॉट कि आप उसकी एक पॉलिसी लेके आओ कि इस एज तक अगर कोई जो है वो होता है तो देन उसके पेरेंट्स की या उसके इन लोगों के साइन जरूरी हैं उस चीज को कंफर्म करने के लिए। वैसे तो आपकी हर चीज पे जो है वो आपके नो ऑब्जेक्शंस जो है वो आप साइन करवा रहे हो, तो देन वही बात है कि हम रेडी नहीं है उस चेंज के लिए, हम रेडी नहीं अपने आप को चेंज करने के लिए, हम ये चाह रहे हैं कि अगला बंदा अपने आप को चेंज करे। बिल्कुल। आखिरी सवाल बिल्कुल आपसे यही है कि आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी करिकुलम डेवलपमेंट के लिए अभी, क्योंकि निसाब की बात हुई है तो अब जाहिर है जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो बनेंगी और उस पे वैसे सुनने में आ रहा है कि काफी हद तक वो काम हो चुका है। लेकिन आपकी क्या रिकमेंडेशंस होंगी करिकुलम बनाने के ऊपर, और ऑल्सो ये करिकुलम एक्सट्रीमिज्म को कैसे एड्रेस कर सकता है, उसके लिए भी आपकी क्या तजावीज हैं कि क्या चीजें ऐसी इंक्लूड हो सकती हैं करिकुलम में जो एक्सट्रीमिज्म को भी एड्रेस कर। इसमें सबसे जो पहली चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, डेफिनेटली हम एक नई चीज लेके आ रहे हैं। ठीक है, जब आप मार्केट में नई चीज लेके आते हो तो उसकी अडॉप्शन और ये चीजें काफी डिफिकल्ट होती हैं। हमने करिकुलम बना दिया, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको टीच कौन करेगा। अगर तो आप सेम उन्हीं लोगों के हाथ में देने जा रहे हैं तो देन आई थिंक आपको उस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। ठीक है, आप टाइम है कि आपको जो टीचिंग के लिए है, शायद जो यूथ है या इस तरह के लोग हैं उनको आगे लेके आना है जो एडवांस थिंकिंग पे काम कर रहे हैं। अगर जो आपने टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की बात की है उसी जो है वो ICS वाले प्रोफेसर ने पढ़ाना, जो कि मुझे कंप्यूटर पढ़ा रहा था, तो जो है ना उसका फिर फायदा कोई नहीं है। अगर मुझे आके क्रिटिकल थिंकिंग उसी प्रोफेसर ने पढ़ानी जो मुझे पहले इस्लामियत पढ़ा रहा था, फायदा कोई नहीं है। तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं कि आपने करिकुलम डेवलप कर दिया, देन आप कैपेसिटी भी डेवलप करें उन लोगों की जिन्होंने टीच करना है। ठीक है, आप पहले उन पे काम करोगे, आप पहले बच्चों को टीच नहीं करोगे, पहले उन लोगों को टीच करोगे जिन्होंने टीच करना है। आप उनके लिए कुछ अपना बजट बनाओगे कि उनको हम किस तरह जो है उस लेवल पे लेके आ सकते हैं कि उस पॉइंट पे जाके सोच सके। देन डेफिनेटली आपने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कि हम किस तरह एक्सेप्टेंसी रेट इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह वो हार्मनी इंक्रीज कर सकते हैं कि तो जो मैंने बात की कि हम लोगों ने एक मॉड्यूल जो है इस्लामियत का पढ़ते थे, और पहले अभी जो जब करिकुलम नेशनल करिकुलम का इन्होंने लॉन्च किया तो पहले जो है माइनॉरिटीज़ को एथिक्स के नाम से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था ना, तो वो एथिक्स क्या मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, वो एथिक्स का दूसरों के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप जो रिलीजियस सब्जेक्ट है माइनॉरिटीज़ को उनके हिसाब से दे दें, बट एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि कंबाइनली सबको सर्व करे, जो कि एड्रेस करे उन प्रॉब्लम्स को, इन इश्यूज को, कि इनका वैल्यू सेट क्या है, मेरा वैल्यू सेट क्या है,
और किस तरह हम लोग डिफरेंट है, ना कि ये कह रहा हो कि तुम सुपीरियर हो और वो जो है वो एक नीच है। इस तरह कभी भी आप जो है वो कभी भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक कम्युनिटी बिल्ड नहीं कर पाओगे, राइट। क्योंकि आपके करिकुलम में बाइसनेस बहुत सी जगह पे आ जाएगी। सो डेफिनेटली जब आपने एक विजन बनाया कि हमें सोशल साइड भी कवर करनी है, हमें रिलीजियस साइड भी कवर करनी है, हमें नेशनल इंटरेस्ट को भी जो है वो मद्देनजर रखना है, तो फिर आप डेफिनेटली इस करिकुलम में शायद इन चीज़ों जो भी आप डेवलप कर रहे हैं वो ज़रूरत है कि उसके लिहाज से हो कि हम लोग डिफरेंट, हमें ये बताना है कि लोग डिफरेंट कैसे हैं, हमें ये बताना है कि वो क्यों डिफरेंट है, हमें ये नहीं बताना कि मैं डिफरेंट हूँ और वो बुरा है और वो अच्छा है, ये आपने डिसाइड नहीं करना। ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि हम डिफरेंट हैं, इस वजह से हैं और वो क्यों बुरा है। अगर मैं अगेन जिशान साहब के साथ कनेक्टेड रहा हूँ, आज भी है, बहुत अच्छा रिलेशन है, हम एक यारों की तरह बात करते हैं। सो क्या बचा है, यही वजह है ना कि उस चीज की एक्सेप्टेंस थी। वो मेरे बारे में पूछते थे, मैं उनके बारे में पूछता था, हम लोग जो है वो मेरे से बहुत इस्लाम के बारे में पूछते थे, उनकी वो डेफिनेटली वो अपनी नॉलेज के लिए, बट उनका विजन था कि उन्होंने अपने बेटे को पास्टर बनाना है। सो इन्फॉर्मेशन तो आप लर्निंग तो इसी तरह मिले है। इसी तरह हमारे बहुत से उलमा ऐसे हैं जो कि खुद डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, जो कि गीता भी पढ़ते हैं। उसकी जरूरत क्या है कि आपने किसी से डिबेट करनी है, आपके पास लॉजिक हो। तो ये जरूरी है उस हार्मनी को बरकरार रखने के लिए कि हम लोगों को टेस्ट दें कि कैसे डिफरेंस कैसे है, डिफरेंट कैसे हम। थैंक यू सो मच। आपकी इनसाइट्स रियली दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर वेरी इम्पोर्टेंट, एंड हमारी कोशिश होगी कि हम आपको नेक्स्ट भी किसी थोड़ी डिफरेंट डिस्कशन के लिए, लेकिन बुनियादी तो इश्यूज यही होंगे, लेकिन आपके साथ दोबारा भी एक टाइम सेट करेंगे आपकी बातें सुनने के लिए, पर्सपेक्टिव सुनने के लिए। और ये रिकमेंडेशंस हम कंपाइल भी कर रहे होंगे। इस सारी एक्सपीरियंसेस हमारे लिए ये था कि एक्सपीरियंसेस बहुत ज़रूरी हैं, नॉट जस्ट एनालिटिकल डिस्कशंस बट ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। तो इसको हम कंपाइल करके जो डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स बने हैं उधर भी पेश करेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस आ रही हैं सिंगल नेशनल करिकुलम के लिए, और हम चाहेंगे कि आप जैसे लोगों की जो जो बातें हैं, जैसे हमने आज जो कुछ भी डिस्कस किया है, ये भी आगे एटलीस्ट उनको रिकमेंडेशंस के तौर पे तो ये डिस्कशन आगे जाए, पर्सपेक्टिव देने के लिए भी उनके लिए आगे ये डिस्कशन आपकी जाए। सो थैंक यू सो मच आपका रियली, एंड आई होप टू बी इन टच विथ यू इन द फ्यूचर एज वेल। Thanks a lot for inviting me. So definitely I will love to participate in any other discussion. Perfect. Thank you so much.